हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8th क्लास के लिए सर्वनाम वाला टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि सर्वनाम का टॉपिक चल रहा है। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम पर कंप्लीट बात कर ली। आज सर्वनाम के जो अन्य भेद हैं, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक, इन चारों सर्वनाम पर बात करेंगे। इससे पहले जो हमने निजवाचक सर्वनाम पढ़ा और पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा, उस पर एक बार बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी कि बोलने वाला खुद के लिए करता है, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं या वे निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसमें जो वाचक शब्द है मुख्य रूप से आता है, यानी कि जो सर्वनाम शब्द है निजवाचक में आता है आप। इस आप के रूप हैं स्वयं, अपने आप, खुद इत्यादि। जब इसमें मैं भी आता है, जब इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता खुद के लिए करता है तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं खुद चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा। तो यहाँ जो वक्ता है, यहाँ जो करता है खुद जाने का कार्य कर रहा है, स्वयं जाने का कार्य कर रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। उसके बाद में हमने बात की पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता खुद के लिए, श्रोता के लिए या किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए करता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या ये कहें कि जिसमें तीनों पुरुष मौजूद होते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीन पुरुष, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में खुद वक्ता आता है, यानी कि बोलने वाला। इसमें मध्यम पुरुष में श्रोता आता है और अन्य इसमें किसी अन्य तीसरा व्यक्ति आता है, किसी तीसरा व्यक्ति। उत्तम पुरुष में मैं सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष में तुम और अन्य पुरुष में होता है वह सर्वनाम शब्द का। पुरुषवाचक सर्वनाम में एक आप जो सर्वनाम शब्द है, इस आप सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग होता है। लेकिन जब आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता खुद के लिए करता है, वहाँ निजवाचक होता है। और जब वक्ता सामने वाले के लिए करता है, यानी कि उसको सम्मान देने के लिए आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है, तो वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। यानी कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आप सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हमने ये दोनों सर्वनाम पर बात की, निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम पर। अगर मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में भी आया होगा और आपने वर्क भी नीट एंड क्लीन कर लिया होगा। आज हम बात करेंगे सर्वनाम के जो अन्य भेद हैं। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पर है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें देखिए, यहाँ हमें शब्द से ही पता चल रहा है कि संबंध। तो इसमें क्या होता है, एक बात का संबंध दूसरी बात से होता है। तो इसकी परिभाषा हो गई कि जो सर्वनाम शब्द किसी
एक बात का संबंध किसी एक बात का संबंध किसी अन्य बात से बताते हैं, किसी अन्य बात से कराते हैं या बताते हैं, एक ही बात है। अर्थात ये कहूँ कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम से होता है। यानी कि इसमें क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध होगा वाक्य में ही, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में ही संज्ञा या सर्वनाम से होता है। यानी कि एक बात का संबंध किसी अन्य बात से होता है। इसके जो सर्वनाम शब्द हैं यानी कि वाचक शब्द हैं, वाचक शब्द, मुख्य रूप से जो सर्वनाम शब्द इसमें आते हैं, जो सो, जो सो, इसके रूप भी हैं जैसे जैसा, वैसा, जैसी, वैसी। जिस वाक्य में आपको जो सो, जैसा वैसा, जैसी वैसी मिलता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसकी दूसरी पहचान ये होती है कि संबंधवाचक सर्वनाम में इसमें संबंध क्या है, इसमें विभक्ति चिन्ह आती है, विभक्ति चिन्ह, और संबंध कारक की, संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह आती है। संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह आती हैं। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह जैसे काके की, काके की और रारे री, ये भी हमें विभक्ति चिन्ह देखने को संबंध कारक में के उदाहरणों में मिलती हैं। जैसे देखिए, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी। तो देखिए एक बात का संबंध अन्य बात से हो गया, की आ गया, एक तो इसमें संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह आ रही हैं और इसके रूप हैं जो सो के, तो जिस और उस आ गया। यहाँ मैं लिख सकता हूँ जैसे मोहन, जिसकी जगह लिख सकता हूँ मोहन, तो की है ही यहाँ पे, मोहन की लाठी, मोहन की भैंस, मोहन की लाठी, मोहन की भैंस। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, जैसे जो जागत है सो पावत है, यानी कि जो जागता है उसी को ही कुछ प्राप्त होता है, यानी कि जो मेहनत करेगा उसी को कुछ प्राप्त होगा, यानी जो जागता है यानी प्रयास करता है उसी को कुछ मिलता है। तो जो जागत है सो पावत है। तो यहाँ जो सो हो गए और एक बात का संबंध अन्य बात से हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण, जो गरजते हैं वो बरसते हैं। तो इसमें आपको जो और वो, ये एक बात का संबंध अन्य बात से कराते हैं। जो गरजते हैं वो बरसते हैं, तो यहाँ संबंधवाचक हो गया इनमें, क्योंकि संबंधवाचक में क्या होता है, एक बात का संबंध अन्य बात से मिलता है।
अब देखेंगे अगला जो सर्वनाम का भेद है नंबर 4 पर, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए, किसी वस्तु या स्थान या वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता बताते हैं, या फिर परिभाषा लिख सकते हैं, किसी वस्तु या स्थान, किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता, किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता बताने वाले शब्दों को, बताने वाले शब्दों को, बताने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है यह मुख्य रूप से तो यही होता है, और हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है वह। यहाँ ध्यान देना विद्यार्थियों आपको कि जो वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम में भी हो गया है अन्य पुरुष के लिए। जैसे वह कल आएगा, तो यहाँ जो वक्ता है किसी सामने वाले से कह रहा है, श्रोता से, कि वह कल आएगा, कि वक्ता श्रोता ये किसी अन्य तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि वह कल आएगा। तो जो वह कल आएगा जो उदाहरण है इसमें हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि वह का प्रयोग पुरुषवाचक के अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी देखने को मिलता है, और यहाँ जो वह है यह निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आ गया है। तो यह का जो रूप है ये, और वह का रूप हो गया बे। तो इसमें यह और वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। हमें ध्यान रखना है, जैसे देखिए उदाहरण देखते हैं, यह मेरा घर है, वे मेरे जूते हैं। यदि यह, ये, वह, वे, इन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान या फिर किसी संज्ञा की निश्चितता के लिए होता है, और संज्ञा शब्द के तुरंत बाद, सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा नहीं हो, सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा नहीं हो, तो वह उदाहरण निश्चयवाचक सर्वनाम का होता है। क्योंकि यदि सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा हो जाएगी तो वह उदाहरण कहाँ चला जाएगा? विशेषण में। और कौन सा विशेषण हो जाएगा वहाँ? संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण देंगे, समझेंगे। तो ये जो उदाहरण है देखिए, यह सर्वनाम शब्द है, इसके तुरंत बाद संज्ञा नहीं है। वह जो सर्वनाम शब्द है इसके बाद भी संज्ञा नहीं है। तो यह, ये, वह, वे किसी वस्तु या स्थान या संज्ञा की निश्चितता के लिए आते हैं, और संज्ञा शब्द के तुरंत बाद, सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा नहीं है, तो ये उदाहरण हो जाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के। जैसे देखिए, यह मेरा मकान है, तो निश्चित हो गया ना, यह मेरा मकान है, और सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद भी संज्ञा नहीं है। ओके, तो जब
सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा नहीं होगी तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और इसमें किसी वस्तु या स्थान या संज्ञा की निश्चितता होगी। इसके बाद में देखते हैं, यदि यह, ये, वह, वे, यानी कि जो सर्वनाम शब्द हैं इसके यह, ये, वह, वे, इन शब्दों का प्रयोग, यानी इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी प्राणी या व्यक्ति के लिए होता है तो वह उदाहरण, देखिए इसमें क्या होगा, किसी प्राणी या व्यक्ति, ध्यान से समझें, कन्फ्यूजन है इसमें, किसी प्राणी या व्यक्ति के लिए होता है तो वह उदाहरण, यानी देखिए यह, ये, वह, वे, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, स्थान या संज्ञा के लिए होगा, संज्ञा की निश्चितता के लिए होगा, और सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा नहीं होगी तो उदाहरण होगा निश्चयवाचक सर्वनाम का। और यह, ये, वह, वे, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी प्राणी या व्यक्ति के लिए होता है तो वह उदाहरण अन्य पुरुषवाचक का होता है, या ये कहें कि पुरुषवाचक सर्वनाम का होता है। जैसे देखिए, वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, ये खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं। तो इसमें देखिए वह सर्वनाम शब्द आ गया और ये आ गया, लेकिन ये किसी प्राणी या व्यक्ति की निश्चित व्यक्ति के लिए आए हैं। इसके बाद देखते हैं जो थर्ड है इसका, कि यह, ये, वह, वे, जिस संज्ञा के लिए होता है, यानी कि इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, यानी कि यह, ये, वह, वे, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए होता है और संज्ञा शब्द सर्वनाम शब्द के ठीक बाद में आती है, यानी कि सर्वनाम के तुरंत बाद में आती है तो वह उदाहरण संकेतवाचक विशेषण का होता है। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। जैसे देखिए, यह मकान, यह मकान मेरा है, तो यहां जो सर्वनाम शब्द है इसके तुरंत बाद संज्ञा आ गई है, और यहां देखिए इसमें संकेत हो रहा है कि यह मकान मेरा है, वह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक मेरी है। जैसे यह ऑक्सफोर्ड परिवार हमारा है, तो इनमें क्या है, सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा आने के कारण तो ये जो उदाहरण है वो संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण में चले जाते हैं। और यदि यह, ये, वह, वे सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा नहीं है तो वह उदाहरण निश्चयवाचक सर्वनाम का होगा। और यह, ये, वह, वे सर्वनाम किसी प्राणी या व्यक्ति के बारे में बताते हैं तो वे उदाहरण पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद जो हमारा अगला भेद है सर्वनाम का। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप रिपीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट भेद है नंबर 5, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है, किसी वस्तु या प्राणी की निश्चितता नहीं होती है, यानी कि ये वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या प्राणी की निश्चितता नहीं बताते हैं, यानी अनिश्चितता का बोध कराते हैं, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें
इसके जो सर्वनाम शब्द हैं, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वह है कोई और कुछ। कोई, कुछ। ये जो कोई है इसका एक रूप होता है किसी, कोई का रूप होता है किसी, और ये कोई जो है ये आता है सजीव के लिए, यानी कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है सजीव के लिए और कुछ सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है निर्जीव के लिए। जैसे देखिए, दरवाजे पर कोई खड़ा है, अनिश्चय हो गया, निश्चित नहीं है। अब यहाँ जो दरवाजे पर कोई खड़ा है, पहली बात तो इसमें सर्वनाम शब्द मिल गया हमें कोई, और जो खड़ा है वो सजीव है, यानी गति करता है, कोई ना कोई सजीव है। और यहाँ हमें निश्चित भी नहीं है दरवाजे पर कौन खड़ा है, या मोहन है, सोहन है, दिनेश है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, जैसे चाय में कुछ रखा है, चाय में कुछ पड़ा है, ये देखते हैं, चाय में कुछ पड़ा है। टेबल पर या मेज पर, टेबल पर कुछ रखा है, टेबल पर कुछ रखा है, तो यहाँ निश्चित नहीं है। अब यहाँ जो रखा है, पड़ा है, वो निर्जीव है, तो कुछ सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है निर्जीव के लिए, और कोई या किसी सर्वनाम शब्द, ये जो कोई, ये किसी है, यह कोई सर्वनाम शब्द का ही रूप है, तो ये सजीव के लिए प्रयोग होता है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, चाय में कुछ पड़ा है, टेबल पर कुछ रखा है, तो यहाँ निश्चित नहीं है क्या रखा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। सर्वनाम का जो लास्ट भेद है हमारा वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछे जाने का बोध कराते हैं, कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं, या वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या होता है, कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं, कौन और क्या, कौन क्या। कौन सजीव के लिए प्रयोग होता है और क्या निर्जीव के लिए इसका प्रयोग होता है। इसमें किसने और किसको देखने को भी मिलते हैं, जो सर्वनाम शब्द हैं किसने और किसको, यह कौन, ये भी इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए उदाहरण देखते हैं, कौन आया है, कौन आया है, और इसके उदाहरणों में अधिकतर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, जो कक्षा 8 के हिसाब से स्तर से हम प्रश्नवाचक चिन्ह ही आता है। इससे भी हम पहचान कर सकते हैं कि ये उदाहरण जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का होगा। क्या खाओगे, क्या खाओगे। कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। तुम्हें किसने पीटा। अब इसमें देखिए कौन आ गया, क्या, कौन और किसने, ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं, और इनमें सभी में प्रश्नवाचक चिन्ह भी मिला है और प्रश्न पूछने का काम आए हैं। ये जो सर्वनाम शब्द हैं वो प्रश्न पूछने के काम आए हैं। इस तरीके से हमारा ये सर्वनाम का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि इसमें कोई दिक्कत हो कमेंट करें। आज हम
यानी कि हमारी जो वीडियो है इसको यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।